हाँ, गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू डैफोडिल्स ऑनलाइन क्लासेज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू जैसे जैसे आपको बताया जा रहा है वैसे वैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और हर सब्जेक्ट में कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, चाहे आपकी एसएस हुआ, साइंस, मैथ, इंग्लिश, सभी में आप लोगों की पढ़ाई रेगुलरिटी से चल रही होगी और कई सारे टॉपिक आपके कंप्लीट हो गए होंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर प्रॉब्लम आ रही है तो वो स्कूल में आके कांटेक्ट कर सकता है, आपको सभी टीचर यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? और जो अपना साइंस का चल रहा था, आपको जो मैं डेली लर्न करने के लिए दे रहा हूँ, आपको एंड टू एंड सेम डे ही आपको लर्न करते हुए जाना है। ओके, तो अपना जो कल का टॉपिक में चल रहा था, सीधे अपन पढ़ाई पे आते हैं। तो कल का अपना टॉपिक चल रहा था ह्यूमन हेल्थ, मानव स्वास्थ्य, वो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट क्या, उसमें एक टॉपिक जो ड्रिंकिंग वाटर का था, पानी का था, वो कंप्लीट हो चुका था। एक तो क्लास 9th वाले जो बच्चे हैं वो भी इनको देखिए, आप भी ये पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जो टॉपिक आपको क्लास 10th का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है तो आपको भी साथ के साथ देखना है वीडियो को, कोशिश करना आपको भी समझने की। जहाँ मेरे को लगेगा कि 9th की चीज़ें बतानी है, आपको 9th की चीज़ें भी बताई जाएगी। ठीक है, आपको कोई भी कॉन्सेप्ट वगैरह समझने में परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, मैं दोनों ही क्लासों को एक साथ लेके चल रहा हूँ तो प्रॉब्लम 9th क्लास वालों को भी नहीं आनी चाहिए। ठीक है, फिर भी किसी को आती है तो आप स्कूल में आके विजिट कर सकते हो या पर्टिकुलर किसी भी टीचर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक हमारा ड्रिंकिंग वाटर का हो गया था जिसमें मैंने हार्मफुल इफेक्ट एंड पोर्टेबल वाटर के बारे में आपको बताया था। ठीक है, चलो मैं इससे थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ह्यूमन हेल्थ से सबसे मेजर प्रॉब्लम आजकल एक चल रही है मोटापा, ओबिसिटी, एक बहुत बड़ी समस्या है आज का। हर दूसरा तीसरा आदमी मोटापे का शिकार हो रहा है, परेशान है लोग, इससे कई सारी बीमारियाँ होती जा रही है। जो व्यक्ति है उसको फिजिकल रूप से भी इन सब चीज़ों से परेशानी आती है, उसको चलने में, बैठने में, कई सारी समस्याओं से उसको गुजरना पड़ता है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चलती है मोटापे की। ठीक है, रीजन सभी जानते हैं, ऑयली फूड, तेल वाले भोजन जो भी खाते हैं हम, उससे मोटापे की बीमारी होती है। ठीक है, एक एज होने पे, एक आप एज क्रॉस करते हो तो एक जब आप थोड़ा सा ओल्ड एज की तब ज़्यादा दिक्कत करती है प्रॉब्लम, कई सारी बीमारियाँ हमें अफेक्टेड कर जाते हैं और हम अपने शरीर को कैपेबल नहीं होते हैं कि हम एक्सरसाइज कर सकें। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए सबसे पहले आज ज़रूरी है कि मोटापे से हम कैसे बच सकें। ठीक है, तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे ध्यान रखें? आप वेल अपडेट रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, योगा करिए। ठीक है, आसानी से आप कई सारी बीमारियों से बच सकते हो। योगा एक ऐसा जरिया है कि आप जो आज हम कई सारी डिजीज हमें घेर लेती है, मोटापे की, डायबिटीज, बीपी वगैरह वगैरह, कई सारी डिजीज है। योगा से हम इन सब डिजीज से काफ़ी हद तक हमने विजय भी प्राप्त करी है। लेकिन हमारा जो इंडियंस, हम लोग क्या इन चीज़ों को कम मानते हैं। इन्हीं थ्योरी पे हमारा जो वेस्टर्न कंट्री है, चाहे अमेरिका की बात करूं, चाहे मैं ब्रिटेन की, यूके की बात करूं, वो सब इनको फॉलो कर रहा है। वो योगा पे ज़्यादा ध्यान देता है वो सब कंट्री में, मेडिसिन पावर, इन सब चीज़ों से वो बीमारियों पर जो भी डिजीज हैं उनको सही करने की कोशिश करता है। लेकिन हम इंडियन, हम इन सब चीज़ों को क्या है, स्टूपिड मानते हैं, बेकार बकवास बातें मानते हैं। और कोई योगा करता है तो उसका हंसी उड़ाते हैं। ठीक है, नहीं, आज जब से योगा डे मनाया जा रहा है, लगभग 21 जून 2014 से ही सेलिब्रेट हो रहा है, लगभग 6-7 टाइम्स इस बार भी योगा डे मनाया गया था, तब से ही इसके इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। आप जब इसको कई न्यूज़पेपर्स वगैरह में आप जब देखते हैं, यूएसए हुआ, यूके हुआ, जर्मनी, सब जगह योगा के अलग अलग स्कूल में कंपलसरी कोर्सेज कराया जाता है, अलग अलग इंस्टीट्यूट खुल चुके हैं। वहाँ पर व्यक्ति जो पर्सन है इसकी कोचिंग लेने जाता है, अपने आप को बिना दवाई के योगा से कई खतरनाक बीमारियों से हम विजय पा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक चालू होता है ओबिसिटी, मोटापा नाम से पता चल रहा है हमारा। मोटापा मीन्स किसी भी पर्सन का फैट बढ़ जाता है तो मोटापा कहलाता है। ठीक है, तो चालू किया जाए। ठीक है, ओबिसिटी इज द कंडीशन व्हेन एक्सेसिव बॉडी फैट गेट्स एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी टू द एक्सटेंट दैट इट स्टार्ट्स टू हैव हार्मफुल इफेक्ट ऑन हेल्थ। मोटापा, यदि हमारे शरीर में एक्सेसिव फैट, अधिक मात्रा में फैट का रहना जरूरी है, मैं इस बात को नहीं डिनाई कर रहा हूँ कि फैट रहना हमारे शरीर में जरूरी नहीं है, वो फैट से हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन एक कोई भी चीज़ लिमिट मात्रा में से, अति किसी चीज़ की अच्छी रहती है, कोई चीज़ लिमिटेड मात्रा में रहे तो बहुत अच्छी है, यदि उससे ज़्यादा हो जाए तो नुकसानदायक हमारे लिए होती है, शरीर के लिए भी नुकसानदायक है। यदि फैट्स की मात्रा ज़्यादा हो जाए, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, तो हमारे हेल्थ के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कैसे करेगा? दिस कुड रिड्यूस द पोटेंशियल एज। हर एज के लिए ओबिसिटी कितना रहना चाहिए वो फिक्स है,
अंडरलाइन करेगा बॉडी मास इंडेक्स BMI, शरीर भार सूचकांक इज द रेशियो ऑफ ह्यूमन वेट एंड हाइट। हमारी हाइट क्या है और हमारा वेट, इसका रेशो ही BMI, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक कहलाता है। व्हेन द BMI इज बिटवीन 25 to 30 kg per meter square, it are obesity stage, and when BMI is over 30 kg per meter square, then it's obesity। यदि आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर भार सूचकांक 25 से 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है तो आपका ठीक ठाक है, शरीर फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, आप मोटापे में भी नहीं आए। लेकिन जैसे आप 30 से क्रॉस करते हो, 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से, तो आप मोटापे की अवस्था में, मोटापे के स्टेज में आ चुके हो। ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विथ मेनी डिजीज सच एज हार्ट डिजीज, डायबिटीज, स्लीप, मेनी टाइप्स ऑफ कैंसर, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओबेसिटी से कई, मोटापे से कई सारी बीमारियां मैंने अभी आपको बताई थी। हृदय से संबंधित डिजीज, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, अनिद्रा मतलब जिसमें हमें नींद नहीं आती है, और कई प्रकार के कैंसर वगैरह भी हो जाते हैं। देयर आर मेनी रीजन ऑफ द ओबेसिटी, इंपॉर्टेंट वंस आर। अब हमें रीजन भी तो पता होना चाहिए, ओबेसिटी का आखिरकार रीजन क्या है। ओबेसिटी एंड वेट गेन इज ड्यू टू द imbalance between intake of energy and its use. Eating high fatty food, junk food and synthetic food, less exercise, hypothyroidism, sedentary lifestyle without proper physical work, fat starts to accumulate in the body। ये तो मोटापे का जो मेन कारण बताऊं, सबसे मेन मेरा जो मानना रीजन है, हम फिजिकल वर्क नहीं करते हैं, फिजिकल हार्ड वर्क नहीं करते हैं, यानी शरीर से मेहनत नहीं करते हैं, तो मोटापे का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। और यदि मैं इसके रीजन्स पे जाऊं तो ऑयली फूड, हाई फैटी एसिड फूड, हम ज़्यादा वसा वाले भोजन लेते हैं, तेल घी ज़्यादा हम यूज़ लेते हैं, तो मोटापे का मेन रीज़न ये भी हो। जंक फूड, बाजार के खाने जो भी ठेले वगैरह पे मिलते हैं आपके, बर्गर, चाउमीन, समोसे, जो भी अगर एनीवन, इन सब का यूज़ लेने से जंक फूड की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप पर्टिकुलर कभी कभी यूज़ ले रहे हो तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन आपका एक शेड्यूल ही बन गया कि मेरे को सुबह जाके दुकान पे एक कचौड़ी खानी है और डेली खाना है और शाम को बर्गर खा के आना है, तो वो आपके शरीर में मोटापे बढ़ने का मेनली रीज़न हो सकता है। और आपका लाइफ स्टाइल, फिजिकल वर्क रहना चाहिए, नहीं आप बैठे हुए हो दिन भर घर में, ऑफिशियल आप बिल्कुल ही हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो मोटापे का ये भी कारण है। तो इन सब चीज़ों से हमारा मोटापा बढ़ता है। बचे कैसे इनसे? बचे क्या? इन सब चीज़ों का उपयोग नहीं करें, यूज़ नहीं ले, कम से कम ले, फिजिकल हार्ड वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप लोग मॉर्निंग में जाइए एक्सरसाइज करने, आप इवनिंग में एक्सरसाइज कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो, आसपास कोई गार्डन है, कोई मैदान है, वहाँ जाके आप लोग कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप अपने ओबेसिटी पर कंट्रोल पा सकते हो। लेकिन बेटा एक बार यदि ओबेसिटी बढ़ गया, किसी का मोटापा बढ़ गया, तो उसको कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है। तो आप लोग भी ध्यान रखनी है अपने हेल्थ का, फिट रहना है, ठीक है। ऐसे नहीं मोटापा बढ़ जाए आप लोगों के लिए भी समस्या बन जाए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको भी बचना है। नेक्स्ट, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बीपी को बोलते हैं शॉर्ट में, जिसे रक्तदाब भी बोला जाता है। अमूमन ये बीमारी हर भारतीय में ये भी आपको मिल जाती है। Pressure excreted on the walls of the blood vessels by blood flowing in it called blood pressure. Arteries are these blood vessels which carries blood from the heart to all the tissue and organ in the body. Blood pressure of a person is expressed in systolic, diastolic like 120/80. Systolic is the above number that show pressure of arteries when the heart contracts and pumps the blood into arteries. Diastolic is the number below that show pressure of arteries when the heart relax and its muscles become loose. तो सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? जो हमारे हेल्थ ह्यूमन स्वस्थ मनुष्य का जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर रहना चाहिए 120/80। अंडरलाइन करेगा कि ब्लड प्रेशर जो पर्सन एक्सप्रेस सिस्टोलिक डायस्टोलिक लाइक 120/80, तो ये रहना चाहिए। हमारा स्वस्थ मनुष्य का जो इंसान है उसका 120 तो सिस्टोलिक रहना चाहिए और 80 डायस्टोलिक रहना चाहिए। सिस्टोलिक क्या होता है? इज द अबोव नंबर दैट शो प्रेशर ऑफ आर्टरीज। यदि आर्टरीज पर ज़्यादा प्रेशर लगे, प्रेशर ज़्यादा हो जाए, तो आपका सिस्टोलिक कहलाएगा। मतलब मिला जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट, उसमें हार्ट क्या करता है? ब्लड को खींचने का काम करता है, पंप
अपनी तरफ अट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में खींचने का, अपनी तरफ ब्लड को पंप करे खींचेगा, ठीक है, शरीर से ब्लड को कलेक्ट करेगा एंड पंप द ब्लड इनटू आर्टरीज, और जब कलेक्ट करेगा एकदम में वो आर्टरीज में छोड़ देगा तो उस पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। दूसरी तरफ मैं डायस्टोलिक की बात करूँ तो इसमें क्या होता है, हार्ट ब्लड को छोड़ता है, हार्ट में से ब्लड निकलता है, रिलैक्स करता है, जैसे रिलैक्स करता है तो एकदम में प्रेशर कम हो जाता है, तो इसको आपको डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑफ ए नॉर्मल पर्सन 19 to 120 mm अंडरलाइन करेगा। स्वस्थ मनुष्य का सिस्टोलिक प्रेशर 90 से 120 mm के बीच में रहना चाहिए। मर्करी लेवल एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज बिटवीन 60 to 80 mm। सिस्टोलिक कितना रहना चाहिए, 90 to 120, और डायस्टोलिक कितना रहना चाहिए, 60 to 80 mm। अंडरलाइन करेगा। द इक्विपमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज कॉल्ड स्पाइग्नोमेनोमीटर 2018 में क्वेश्चन आया भी था कि बीपी रक्तदाब को मापने का उपकरण क्या कहलाता है, या ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाता है, तो स्पाइग्नोमेनोमीटर। किसने बनाया था इसको, स्टीफन हेल्स इन 1733 measured the blood pressure of horse for the first time and the Copeland had defined blood pressure in 1983। 1733 में सबसे पहले ब्लड प्रेशर घोड़े का स्टीफन हेल्स के द्वारा मेजर किया गया था, फिर उसके बाद कोपलेन ने ब्लड प्रेशर को डिफाइन किया 1983 में, ठीक है। तो ये आपका ब्लड प्रेशर था। इसके बाद हम पढ़ेंगे लो एंड हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, उनको भी पढ़ेंगे। लो ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसमें आपका आर्टरीज वेन्स पर जो प्रेशर है वो बहुत कम हो जाएगा, तो समझते हैं। लो ब्लड प्रेशर इट इज व्हेन द ब्लड प्रेशर्स इन योर आर्टरीज एंड वेन्स आर abnormally low। when the blood pressure is extremely low then the oxygen and nourishing food don't reach the important organs like heart, brain and kidney, thus these organs stop working properly and can damage the organs permanently। जिसमें रक्त का दाब कम हो जाए, प्रॉपर रूप से न्यूट्रिएंट्स ऑर्गन्स को नहीं पहुंच पाए। कौन कौन से ऑर्गन्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी, ठीक है, और ये काम करना बंद कर देते हैं और आदमी की मौत भी हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, इट इज ड्यू टू एक्सेसिव प्रेशर इन आर्टरीज, इट इज कॉज टू एनेक्सिटी इंजरी, जेलस, कंफ्यूजन, ईटिंग मोर फूड देन नीडेड, कंस्टिपेशन ऑफ वाइट शुगर, स्पाइस, ऑयल, घी, पिकल, स्वीट्स, मीट, टी, सिगरेट, एल्कोहल्स, sedentary life and absence of exercise, timely diagnosis of high blood pressure is important। देखो हाई ब्लड प्रेशर कैसे होता है, टेंशन से, कहते हैं टेंशन नहीं देना चाहिए, बीपी बढ़ जाता है, या आप ज़्यादा सोच रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो, आप लोग गुस्सा ज़्यादा करते हैं, जलने से, तो ये सब कई कारण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर के, और भी कई रीजन है। आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, सिगरेट, चाय, मांस, मिठाई, घी, इनका ज़्यादा यूज़ ले रहे हो तो बीपी बढ़ने का ये भी ज़्यादा कारण हो सकता है। हमें करना क्या चाहिए इन सब चीज़ों से बचने के लिए, सच पेशेंट शुड बी ईट फूड कंटेनिंग पोटेशियम लाइक फ्रेश फ्रूट्स, पैक्ड फूड स्टफ फूड बी अवॉइड, अमाउंट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम इज फूड शुड बी बैलेंस, eat more food item than contain fiber, saturated fats, meat and vegetable, ghee should be reduced। In addition, exercise regularly, walking for 30 minutes in best exercise, yoga, meditation, pranayam should be done easily, smoking and drinking avoid should be, alcohol should be avoid। ऐसे लोगों को, ऐसे पेशेंट को पोटेशियम वाले फूड ज़्यादा लेने चाहिए, बाजार से जो पैक्ड फूड आते हैं वो नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, एक्सरसाइज करनी चाहिए, योगा करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, आप आसानी से आपका बीपी को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। डेली कम से कम 30 मिनट हमें चलना चाहिए मॉर्निंग टाइम में, मॉर्निंग से दोपहर, आप क्या होगा, हम तो दोपहर में चल लेते हैं। जो टाइम होता है कि पर्टिकुलर मॉर्निंग टाइम का ऑक्सीजन हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, तो हमें मॉर्निंग में ही 30 लगभग आधे घंटे समथिंग हमें इसको एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह करना चाहिए। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज हमने बीपी के बारे में पढ़ा और ओबेसिटी के बारे में पढ़ा। आई होप यू आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफ़ी 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर भी बन रहे हैं, तो आप लोग इस टॉपिक को 1-2 बार रिवाइंड करके देखिएगा और समझेंगे तो आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू अटेंड दिस सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।